तो अब शुरू करते हैं हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जब हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं तो देखिए फिर एक बार टर्म यूज कर लें। सबसे पहले हमने सीखा मोमेंटम, फिर उसके बाद सीखा चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम दो अलग अलग बातें हो गई, और अब हम तीसरा टर्म यूज कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। प्रोग्रेसिव वे में समझिएगा, मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। कैसे है और इसका क्या फाइनल कंक्लूजन आएगा और क्या डेफिनेशन बन के आएगी, अभी उस पर आएंगे। उससे पहले एक ये रिलेशनशिप को समझ लें। तो देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि हम पढ़ने जा रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जब हम रेट की बात करते हैं तो हम टाइम फैक्टर की बात करते हैं, क्योंकि बिल्कुल शुरू में ही मैंने बोल दिया था कि जब हम फोर्स किसी बॉडी पे लगा रहे हैं तो एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के रिस्पेक्ट में लगा रहे हैं। और आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं एक्सेलरेशन के बारे में कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी की वेलोसिटी या तो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। कुछ भी हो, एक्सेलरेशन हो या रिटार्डेशन हो, यानी वेलोसिटी इंक्रीज हो एक्सेलरेशन में या रिटार्डेशन में डिक्रीज हो, वो एक सर्टेन टाइम इंटरवल में ही तो हो रहा है। चेंज इन वेलोसिटी जिसको हम एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कह रहे हैं, तो ये फोर्स लगाने से हो रहा है। तो अगर एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी हो रही है फोर्स लगाने से, और अभी अभी हमने सीखा कि फोर्स लगाने से तो मोमेंटम क्रिएट होता है, क्योंकि मोमेंटम एक फोर्स एप्लीकेशन का अफेक्ट है बॉडी में। इसका मतलब अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो चेंज इन मोमेंटम भी हो रहा है, और अगर एक्सेलरेशन एक सर्टेन टाइम इंटरवल में आ रहा है उसमें तो मोमेंटम भी तो सर्टेन टाइम इंटरवल में आ रहा है। तो अब हम मोमेंटम को उस टाइम इंटरवल में स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिए ये एक बॉडी है जिसका मास m है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। ये एक सर्टेन वेलोसिटी से दौड़ रही है, u वेलोसिटी से दौड़ रही है। आपने अचानक इस पे जोर का फोर्स लगा दिया, you applied the force on the body F। थोड़ी देर के लिए, मान लिए 2 सेकंड 4 सेकंड के लिए, तो टाइम इंटरवल देखिए, टाइम नहीं टाइम इंटरवल लेंगे हम। जब हम कहते हैं 2 सेकंड इसका मतलब टाइम इंटरवल ही है। तो डेल्टा टी टाइम में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। हमने यहां माना है फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है v। ये कब हुई? जब हमने उस बॉडी पे फोर्स लगाया एक सर्टेन टाइम इंटरवल के लिए। तो व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस एंड बिकम फाइनल वेलोसिटी। तो उस कंडीशन में जब उसकी वेलोसिटी u थी, इनिशियल वेलोसिटी, तो उसमें जो बॉडी में मोमेंटम था, जब ये मूव कर रही तो वो मोमेंटम था p1 इज इक्वल टू mu, मास इनटू वेलोसिटी। और जब बॉडी ने वेलोसिटी एक्वायर कर ली v फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल मोमेंटम होगा वो कितना होगा? p2 इज इक्वल टू mv। देखिए यहां पे इनिशियल मोमेंटम mu या फाइनल मोमेंटम mv। अब अभी अभी मैंने बोला है कि मास तो बदलेगा नहीं, सिंपल सी बात है, नहीं बदलेगा। बदलेगा क्या? वेलोसिटी। वेलोसिटी ज्यादा हो गई इनिशियल वेलोसिटी से रिलेशन में फाइनल वेलोसिटी, तो नेचुरल बात है फाइनल मोमेंटम विल बी ग्रेटर देन इनिशियल मोमेंटम होगा। तो चेंज इन मोमेंटम आया, और कितनी देर में आया? डेल्टा टी टाइम में आया। तो सबसे पहले हमने निकाला चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू डेल्टा पी इज इक्वल टू p2 माइनस p1, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी कि mv माइनस mu। अब उसके बाद निकालेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, यहां भी लिख दिया, mv माइनस mu अपॉन डेल्टा टी। तो ये फैक्टर कहला रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू m कॉमन ले लिया, v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, m को अगर आपने कॉमन लेके v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी लिख दिया तो ये क्या होता है? ये तो एक्सेलरेशन है, v माइनस यू अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसको लिख सकते हैं एक्सेलरेशन। इन दिस वे वी गेट अ फॉर्मूला डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू ma, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और हम लोग सीख चुके हैं कि ये चेंज इन मोमेंटम कब आएगा? जब हम बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं एक सर्टेन टाइम इंटरवल के लिए। यानी ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, ये कैसे आया? जब हमने बॉडी पे फोर्स लगाया। देन वी कैन राइट डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू फोर्स। क्या लिख सकते हैं? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी।
जिस डायरेक्शन पे फोर्स लगाया गया उसी डायरेक्शन में चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ, यानी कि F इज इक्वल टू ma लिखा जा सकता है। तो वी कैन राइट F इज इक्वल टू ma। अब आप देखेंगे ध्यान से तो हमारे सामने ये दो फॉर्मूले बन के तैयार हो गए। डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इज द F फोर्स और F इज इक्वल टू ma। यही न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, ये तो उसका एक इंटरप्रिटेशन है। क्या न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी किसके बराबर है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो आइए अब इस चीज को और डिटेल में पढ़ लेते हैं, इस फॉर्मूले को और इसके रिलेशनशिप को विद ग्राफ्स एंड अदर एस्पेक्ट्स। तो देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इनफैक्ट क्या डेफिनेशन की फॉर्म में बन के आया? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of a body, rate of change of momentum of a body is directly proportional to the force applied. Rate of change of momentum directly proportional to force applied है, and the change in momentum take place in the direction of the force applied। जो अभी हमने बोला था कि किसी बॉडी पे फोर्स लगाया तो उसमें चेंज इन मोमेंटम हुआ, तो rate of change of momentum is directly proportional to force applied। This is the Newton's second law, और दोनों की डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। किस दोनों की? rate of change of momentum और force applied। तो we can write force F is equal to delta P by delta T, यानी कि force applied is equal to change in momentum upon time interval, या you can say force is equal to rate of change of momentum। और अभी आपने देखा था, ये आप लिख सकते हैं डेल्टा में T को लिख सकते हैं डेल्टा mv अपॉन डेल्टा T, यानी प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी का चेंज। और आप इसमें m को अगर कॉमन निकाल के लिख दें तो लिख देंगे m डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, क्योंकि मास रिमेन कांस्टेंट और वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज वेरी मच स्मॉलर देन स्पीड ऑफ लाइट। तो ये बन जाता है f इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t की जगह a लिख दें तो f इज इक्वल टू ma। ये कंडीशन कब होल्ड करेगी? जब ये दोनों कंडीशन एप्लीकेबल हैं कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज वेरी मच स्मॉलर देन स्पीड ऑफ लाइट और मास ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो ये कंडीशन कहलाती है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और ये एक बेसिक कंडीशन है पूरी फिजिक्स में, हर जगह ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई, यानी कि यहां पर इस रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम में फोर्स एप्लीकेशन के रिलेशन से हमारे सामने एक रिलेशन और आया कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो ऑफ कोर्स वहां पे हम चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, लेकिन वहां मास और एक्सेलरेशन भी रिलेटेड है फोर्स एप्लीकेशन से, बहुत आराम से रिलेटेड है। आइए देख लें इस बात को भी। एक बॉडी बहुत हैवी बॉडी है जैसे कि ट्रक है और एक साइकिल, अब किसका मास ज्यादा है? ट्रक का मास ज्यादा है, साइकिल का मास बहुत कम है। आप दोनों में इक्वल फोर्स लगाएं तो बताइए चेंज इन वेलोसिटी किसमें ज्यादा होगा? साइकिल में ज्यादा होगा, ट्रक में कम होगा। किसमें चेंज इन मोमेंटम जल्दी आएगा? किसमें बढ़िया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आएगा? साइकिल में आएगा, क्योंकि जो फाइनल वेलोसिटी एक्वायर होगी सेम फोर्स लगाने से वो ट्रक में कम होगी एज कंपेयर टू साइकिल। तो अब आप मोमेंटम से अलग हटके एक्सेलरेशन पे आ जाइए मास के रिलेशन से। तो आप बोलेंगे ट्रक में जो एक्सेलरेशन आएगा वो कम होगा एज कंपेयर टू द साइकिल इन द सेम टाइम इंटरवल विद अप्लाइंग द सेम फोर्स। इसका मतलब एक्सेलरेशन का रिलेशन भी तो फोर्स एप्लीकेशन से है, क्योंकि बॉडी में चेंज इन वेलोसिटी फोर्स अप्लाई होने से हो रहा है, क्योंकि चेंज ऑफ मोमेंटम का रिलेशन भी एक्सेलरेशन से है, फोर्स से है। तो ये सब चीजें इंटर रिलेटेड हैं। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं F इज इक्वल टू ma का रिलेशन, यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ इन रिलेशन टू F इज इक्वल टू ma, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड एक्सेलरेशन। अभी आपने देखा था न्यूटन सेकेंड लॉ का इंटरप्रिटेशन विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ इन रिलेशन टू मास एंड एक्सेलरेशन। अब हम लोग देखते हैं रिलेशनशिप ऑफ F इज इक्वल टू ma। उस फॉर्मूले को समझने से पहले एक एग्जांपल्स के बेसिस पे इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लें लॉजिकली। तो देखिए, एक जैसा कि मैंने अभी सेंटेंस आपसे बोला और डिस्कशन किया कि फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी। सिंपल सी बात है, जब हमने बॉडी पे फोर्स लगाया तो चेंज इन वेलोसिटी आया, तो चेंज इन मोमेंटम आया इन अ यूनिट टाइम इंटरवल। तो हमने देखा कि फोर्स लगाने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा था। उस रिलेशन में दो सिचुएशंस लेते हैं। देखिए यहां पे पहली सिचुएशन में दो बॉल्स बनी हुई हैं, दोनों का मास इक्वल है, दोनों का मास सेम है m। ओके, दोनों बॉल इक्वल मास की हैं। अब आपने इस पर जोर का फोर्स लगा दिया, इस पर कम फोर्स लगाया। एक बॉल पे ज्यादा जोर का फोर्स F1 लगाया, दूसरे पे लेस फोर्स लगाया F2। तो ये दोनों बॉल आगे बढ़ेंगी। अब सोच के बताइए, सभी बता देंगे क्या
कि चेंज इन वेलोसिटी इन द यूनिट टाइम यानी सेम टाइम इंटरवल इस बॉल में ज्यादा होगा जिसमें ज्यादा जोर का फोर्स लगाया गया। नेचुरल बात है, ज्यादा जोर का फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा चेंज इन वेलोसिटी होगा पहली वाली बॉल में। इसका मतलब इसमें कम होगा, तो चेंज इन वेलोसिटी इन द सेम टाइम इंटरवल इस सेकंड बॉल में कम होगा जिसमें कम फोर्स लगाया गया। इसका मतलब एक्सेलरेशन किसमें ज्यादा आएगा, क्योंकि इसमें चेंज इन वेलोसिटी इन द यूनिट टाइम ग्रेटर है, तो ग्रेटर एक्सेलरेशन वहां आएगा जहां पे ग्रेटर फोर्स अप्लाई किया गया। कंक्लूजन ये आया, ग्रेटर द फोर्स अप्लाइड ग्रेटर द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड होता है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड होता है। आई थिंक ये बात समझ में आ रही है। सेकंड सिचुएशन को देखें। अब हमने क्या किया, दो बॉडीज ले ली, एक बॉल बड़े साइज की ले ली हैवी बॉडी M1 और दूसरी लाइटर बॉडी व छोटी सी बॉडी ले ली M2। ओके, यानी कि M1 इज ग्रेटर देन M2। अब हम चाहते हैं दोनों पर जब हम फोर्स लगाएं तो दोनों में सेम वेलोसिटी का चेंज इक्वल टाइम इंटरवल में आए। ध्यान से समझिए, हम दोनों पे फोर्स लगाना चाहते हैं लेकिन हम चाहते हैं दोनों बॉडीज सेम वेलोसिटी से चेंज ऑफ वेलोसिटी हो इन द सेम टाइम इंटरवल। इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी इन सेम टाइम इंटरवल हो मींस दोनों में सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो। देखिए यहां पर मास सेम था, तब हमने देखा कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स था। जब मास सेम था तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड था। अब की बार क्या है, हम कह रहे हैं एक्सेलरेशन सेम रखना चाहते हैं, यानी चेंज इन वेलोसिटी इन सेम टाइम इंटरवल। तो निश्चित बात है हैवी बॉडी पे ज्यादा जोर का फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी ग्रेटर फोर्स इज नीडेड टू अप्लाई ऑन द हैवी बॉडी। तो हैवी बॉडी पे ज्यादा फोर्स लगेगा, इसका मतलब ग्रेटर द मास ग्रेटर द फोर्स इज अप्लाइड। सिंपल सी बात है, आप एक बहुत बड़ी अलमारी को धक्का देके ले जाना चाहें तो ज्यादा फोर्स लगाएंगे, छोटी सी गेंद को ऐसे फेंक देंगे। मींस मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। देखिए कंक्लूजन आ गए दो, acceleration produced in the body is directly proportional to force applied and mass of the body is also directly proportional to force applied। ये आपने प्रैक्टिकली देख लिया, एक्सपेरिमेंटली देख लिया। इसकी बेसिस पे अब हम अपने आगे फॉर्मूले पे चलते हैं जिसे हम कहते हैं F इज टू एम ए, इन दोनों रिलेशनशिप को लेके और इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखते हैं। आइए अब उस रिलेशनशिप को आगे पूरा एस्टेब्लिश कर दें। तो देखिए एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, यानी A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। कंडीशन क्या है, मास रिमेन कांस्टेंट। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, जैसा अभी डिस्कस किया, मींस F प्रोपोर्शनल टू m, तो एक्सेलरेशन रिमेन कांस्टेंट। जब इन दोनों को ज्वाइन किया इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो हमारे सामने आएगा F प्रोपोर्शनल टू ma और F इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो कांस्टेंट लगा दिया K, जिसे कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, तो F इज इक्वल टू KMA। और अगर हम K की वैल्यू 1 लें तो ये 1 कब आएगी, जब 1 किलोग्राम की बॉडी पे एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हो तो 1 न्यूटन का फोर्स प्रोड्यूस होगा। तो व्हेन K इज इक्वल टू 1 तो M 1 kg, A 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो वी कैन राइट F इज इक्वल टू MA, K की वैल्यू 1 लेके। तो देखिए रिलेशनशिप इस तरह से एक्सपेरिमेंटली निकाला जा सकता है। इन दोनों रिलेशनशिप का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखिए, एक्स एक्सिस पे फोर्स लिया, वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M है, तो ये लीनियर लाइन बनेगी और M रिमेन कांस्टेंट। जब हम मास और फोर्स सेकंड कंडीशन का रिलेशन लें तो यहां पर भी ये डायरेक्टली रिलेटेड है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m है, तो देखिए यहां पे फिर से लीनियर लाइन बनेगी और एक्सेलरेशन रिमेन कांस्टेंट। तो ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन समझ में आना चाहिए। इन सबके रिलेशन से एक चीज और एस्टेब्लिश हो गई कि हैवियर बॉडी में लेस एक्सेलरेशन होगा और लाइटर बॉडी में ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। इसका मतलब मास और एक्सेलरेशन इनवर्सली रिलेटेड है। तो देखिए इधर एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी है, तो अगर हम इनका रिलेशनशिप का ग्राफ बनाएं तो देखिए एक्स एक्सिस पे मास लिया, वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन, तो इसका जो कर्व बन के आएगा सब्जेक्ट टू कंडीशन फोर्स रिमेन कांस्टेंट, यानी दो अलग अलग मासेस की बॉडी पे फोर्स लगाया, सेम फोर्स लगाया, तो मास और एक्सेलरेशन का रिलेशन इनवर्सली रिलेटेड आएगा। तो ये एक हाइपरबोलिक कर्व यानी हाइपरबोला बन के आएगा जिसमें कि मास बढ़ने से एक्सेलरेशन कम हो रहा है। ये तीन रिलेशनशिप से आप इस न्यूटन सेकंड लॉ को पूरी तरह से समझ सकते हैं। ये अब शुरू करते हैं हम लोग यूनिट्स ऑफ फोर्स। देखिए फोर्स की दो यूनिट्स होती हैं, एक एसआई यूनिट और एक सीजीएस यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स इज न्यूटन एंड सीजीएस यूनिट इज डाइन। इनका क्या मतलब है इसको समझना है, तो देखिए इसको समझने के लिए आपको फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर हम एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट के रिस्पेक्ट में उसकी बात करें तो 1 न्यूटन इज द फोर्स, इट इज इक्वल टू
1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए यहां पे मास 1 किलोग्राम लिख दिया, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया। तो 1 न्यूटन जो कि एसआई यूनिट ऑफ फोर्स है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई। सिमिलरली डाइन के रिलेशन में देखें तो सीजीएस यूनिट ऑफ द फोर्स इज डाइन, तो 1 डाइन इक्वल टू इन प्लेस ऑफ मास 1 ग्राम, इन प्लेस ऑफ एक्सेलरेशन 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, मींस 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसकी डेफिनेशन बन गई एक कि इफ वी आर अप्लाइंग द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, तो हम जब कह रहे हैं कि 1 न्यूटन का फोर्स है, इसका मतलब क्या हुआ, the 1 Newton force or the force of 1 Newton will produce an effect of acceleration on the body of mass 1 किलोग्राम। किस तरह से कि अगर हम कह रहे हैं किसी बॉडी पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाया गया तो वो बॉडी 1 किलोग्राम की है और उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का प्रोड्यूस होगा। मींस 1 न्यूटन इज द फोर्स which when acts on a body of the mass 1 kg it produces an acceleration of 1 meter per second square। in the same way अगर हम डाइन की बात करें तो 1 डाइन वो फोर्स होगा जो कि किसी 1 ग्राम की बॉडी में 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। मींस 1 dyne is the force which when acts on a body of the mass 1 gram it produces an acceleration of 1 centimeter per second square। तो ये आप डेफिनेशन लिख सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए न्यूटन या डाइन की। नाउ वी कम टू द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू यूनिट्स, यानी एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट। तो देखिए 1 न्यूटन, जैसा कि अभी यहां पे हम लिखे हुए थे कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको सिर्फ वैल्यूज रखनी है सीजीएस सिस्टम में। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो हमने लिख दिया 1000 ग्राम इन प्लेस ऑफ 1 किलोग्राम। 1 मीटर की जगह लिख दिया 100 सेंटीमीटर सेकंड, वैसे ही रहेगा सेकंड स्क्वायर। तो देखिए यहां पे 5 जीरो हैं तो 10 टू द पावर 5 हो गया और ये हो गया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, 1 डाइन। तो वी कैन राइट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन्स। ये रिलेशनशिप आ गया एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट फोर्स। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक और टॉपिक इसमें, जो कि लास्ट टॉपिक है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, जिसे हम कहते हैं इंपल्स ऑफ फोर्स। ये इंपल्स ऑफ फोर्स क्या है इसको समझिए। हमने पढ़ा है अब तक अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मींस F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, यानी चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल। तो देखिए 3 चीजें हैं यहां पर, एक है फोर्स अप्लाइड, एक है चेंज इन मोमेंटम और एक है टाइम इंटरवल जितने में वो चेंज इन मोमेंटम हुआ है, यानी कि फाइनल और इनिशियल मोमेंटम का डिफरेंस हुआ। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो हम लिख सकते हैं डेल्टा P इज इक्वल टू F इंटू डेल्टा T। अब देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। तो चेंज इन मोमेंटम इज द आउटकम ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल। जैसा कि मैं बिल्कुल शुरू से बोलता आया हूं, फोर्स से ही मोमेंटम का रिलेशन होता है, यानी कि मोमेंटम क्या है, अफेक्ट ऑफ फोर्स है। तो यहां पर लेकिन एक टाइम इंटरवल के रिस्पेक्ट में अब हम बात कर रहे हैं, तो मोमेंटम का चेंज इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। इस कॉम्बिनेशन को, इस प्रोडक्ट को, यानी प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड टाइम इंटरवल को बोलते हैं इंपल्स ऑफ फोर्स। तो सवाल है ये इंपल्स क्या है। इंपल्स देखिए वैसे ही है जैसे कि अभी आप बैठे हुए हैं, आपको कोई अचानक एक ऑल पिन चुबो दे तो एकदम आपके हाथ में सेंसेशन होगा। क्यों, एक आप कहेंगे इंपल्स आपके ब्रेन तक गई और वहां से एक इंपल्स वापस आई जिसने मैसेज भेज दिया। तो आप क्विकली एक काम करते हैं, एक सेंसेशन जाता है, एक अफेक्ट जाता है, वो इंपल्स है। ये इंपल्स ऑफ फोर्स इसको नाम दिया गया है, यानी कि फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, और इससे बनता है चेंज इन मोमेंटम। मींस ये फोर्स और टाइम इंटरवल इनवर्सली रिलेटेड हैं और वो इनवर्स रिलेशन ही चेंज ऑफ मोमेंटम को क्रिएट करता है। मींस फोर्स एंड टाइम इंटरवल इनवर्सली रिलेटेड है। फॉर ए गिवन चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी दैट कैन बी brought about by applying a large force for a shorter duration। मतलब जैसा मैंने अभी बोला कि फोर्स और टाइम इंटरवल इनवर्सली रिलेटेड हैं,
तो अगर आप एक गिवन चेंज ऑफ मोमेंटम क्रिएट करना चाहते हैं किसी बॉडी में और लार्जर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होना चाहिए, क्योंकि वो आपने मोमेंटम को कांस्टेंट कर रखा है, एक सर्टेन गिवन वैल्यू पे फिक्स कर दिया है। तो अगर फोर्स का एप्लीकेशन ज्यादा है तो लेस टाइम के लिए होना चाहिए, और अगर टाइम ग्रेटर कर दिया तो इफेक्ट ऑफ फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम तो कांस्टेंट है, वो तो वहीं का वहीं है। इस बात को हम लोग वेरियस तरह की 2-3 एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो इंपल्स ऑफ फोर्स का एक बड़ा टिपिकल एग्जाम्पल जो सबकी लाइफ में देखा हुआ होता है उसको लेते हैं। तो देखिए, आपने देखा है ना, जब क्रिकेट मैच हो रहा होता है और किसी बैट्समैन ने बॉल को हिट किया 6 के लिए, या बहुत तेजी से उसको मारा हवा में, तो पर्सन जो फील्डर है वो कैच करता है बॉल को। तो वो सोचिए कैसे कैच करता है, वो हाथ लगा के ऐसे नहीं रोकता है, वो जैसे ही बॉल आती है, बॉल बहुत तेजी से आ रही होती है, बहुत तेजी से आने का मतलब उसमें बहुत ज्यादा मोमेंटम होता है, क्योंकि बैट्समैन ने बहुत जोर से हिट किया था उसको। तो जो बॉल जब आ रही होती है उसको वो कैच करता है। कैच करते समय क्या करेगा, हाथ को यूं पीछे की ओर खींचता है। क्यों गिरता है पीछे की ओर, कभी सोचा है आपने? वो ऐसा कभी नहीं करता है कि ऐसे करके खड़े हो जाए। जब आप रद्दी किस्म के, बेकार किस्म के फील्डर होते हैं और आप खेल रहे होते हैं, तो ऐसे करके बॉल पकड़ते हैं, हाथ निकल के बाहर चली जाती है बॉल, तो सामने वाला आउट होता ही नहीं है और आप कहलाते हैं बेकार फील्डर हैं। जब उसके हाथ से बॉल छूट जाती है तो यहीं पे कहीं कोई गलती हो जाती है, अदरवाइज वो बहुत आराम से, कितनी भी तेज बॉल आ रही हो, उसको पीछे को हाथ करते हुए खींच के कैच ले लेता है। इसका रिलेशन इसी लॉजिक से है, इंपल्स ऑफ फोर्स से है। कैसे है इसको समझ लेते हैं। तो अब हम टेक्निकल वे में समझने की कोशिश करेंगे, उससे पहले जनरल वे में बता दें। देखिए, 2 बातें हैं, एक है फोर्स और एक है टाइम इंटरवल। जैसा मैंने बोला कि जितना ज्यादा टाइम इंटरवल हो जाएगा उतना ही फोर्स का इफेक्ट कम हो जाएगा। बॉल आ रही है बहुत तेजी से, हाई मोमेंटम से, तो मोमेंटम का चेंज इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम इंटरवल बोला था ना, इंपल्स ऑफ फोर्स। तो जब हाथ पे बॉल टकराएगी तो बहुत फोर्सफुली टकराएगी। अब देखिए, ज्यादा फोर्स से टकराई और आपने हाथ को वहीं रखा हुआ है, तो ड्यूरेशन, जो कोलिजन की ड्यूरेशन है वो बहुत कम है, तो फोर्स बहुत ज्यादा है, आपके हाथ में चोट लगेगी। लेकिन अगर आप हाथ पीछे को खींचते चले जा रहे हैं तो ड्यूरेशन ऑफ गेटिंग द बॉल आप इंक्रीज कर रहे हैं। अब जब ड्यूरेशन ऑफ गेटिंग द बॉल इंक्रीज कर रहे हैं तो जो इफेक्ट ऑफ फोर्स, इंपैक्ट ऑफ फोर्स ऑन द हैंड है वो कम हो जाएगा, तो आपको इंजरी नहीं होगी, चोट नहीं लगेगी। ये तो एक जनरल वे में समझा दिया। अब इसको टेक्निकल वे में देख लेते हैं। तो देखिए, व्हाइल कैचिंग ए बॉल, क्रिकेटर विड्रॉज हिज हैंड टू बैक, अवॉइड इंजरी, यानी हाथ पीछे को करता है वो ताकि उसके हाथों पे चोट ना लगे। क्यों? तो देखिए, ये एक बॉल है जिसका मास है में वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी, तो इसका इनिशियल मोमेंटम होगा mu। अब ये बॉल बहुत तेजी से आ रही है और इसके हाथों पे आ गई। जब ये हाथ पे टकराई, जब ये हाथ में टकराई और उसने कैच लिया, ग्रिप लिया, तो वेलोसिटी 0 हो गई ना, यहां पे बॉल की वेलोसिटी 0 हो गई। मास तो है लेकिन मोमेंटम क्या होगा, m इंटू वी, यानी कि मोमेंटम 0 हो गया, तो फाइनल मोमेंटम 0 हो गया। तो इनिशियल मोमेंटम mu जो कि बहुत हाई मोमेंटम है और फाइनल मोमेंटम बहुत कम है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो 0 माइनस mu यानी कि माइनस mu। तो इसे मैथमेटिकली हम पॉजिटिव वैल्यू में लिखते हैं mu। माइनस का मतलब है ऑपोजिट डायरेक्शन में आना, माइनस का मतलब वेक्टर क्वांटिटी है मोमेंटम, तो माइनस का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करना होता है, सिर्फ इसलिए है। अदरवाइज मैथमेटिकली मैग्नीट्यूड के टर्म में देखते हैं तो फोर्स और मोमेंटम हमेशा पॉजिटिव होंगे, तो ये mu लिख लिया। अब देखिए, हमें चेंज इन मोमेंटम mu या डेल्टा p पता लग गया। तो अब 2 सिचुएशंस हैं। जब बॉल आ रही थी वो मोमेंटम डेल्टा p या mu आ रही थी, तो चेंज इन मोमेंटम था। अब पर्सन ने, क्रिकेटर ने बॉल को वहीं रोक लिया, हाथ पीछे नहीं किया, एक पॉसिबिलिटी है। हाथ को पीछे कर लिया, दूसरी पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी है कि उसने हाथ को पीछे नहीं किया, क्रिकेटर डज नॉट पुल हिज हैंड बैक, वो बॉल वहीं रखता है हाथ को, तो क्या होगा, बॉल बहुत जल्दी से आएगी, जल्दी मींस कम टाइम, बॉल बहुत जल्दी से आके टकराएगी, तो टाइम ड्यूरेशन इन विच ही विल कैच द बॉल विल बी वेरी लेस और वेरी स्मॉल। तो हमने मान लिया वो टाइम t1 है और जो कि बहुत छोटा सा टाइम है, टाइम कम है तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखिए, फोर्स F1 इज इक्वल टू डेल्टा p बाई t1, आप ऐसे समझ लीजिए। तो जो लगने वाला फोर्स है वो चेंज इन मोमेंटम अपॉन लेस टाइम, अगर डिनोमिनेटर में कम है तो न्यूमरेटर के रिलेशन में वैल्यू ज्यादा आ जाएगी, मींस F1 इज ग्रेटर और मोर, लगने वाला फोर्स बहुत ज्यादा होगा, आपको चोट लग जाएगी। लेकिन अगर क्रिकेटर हाथ पीछे को करता है तो ड्यूरेशन ऑफ कैचिंग द बॉल बिकम ग्रेटर, तो मींस टाइम इंटरवल इन विच ही इज टेकिंग द बॉल बिकम ग्रेटर और मोर, तो t2 मोर हो गया टाइम, तो लगने वाला फोर्स F2 डेल्टा p अपॉन t2, डिनोमिनेटर में वैल्यू बड़ी हो गई।
तो रिजल्ट कम हो जाएगा F2, यानी F2 विल बिकम लेस। तो जब ड्यूरेशन को बढ़ा देंगे कैच करने की, तो लगने वाला फोर्स का इफेक्ट कम होगा, हमको इंजरी नहीं होगी। इसलिए हमेशा क्रिकेटर बॉल को पीछे को करके खींचता है। आई थिंक आपको यह समझ में आ गया होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सिमिलरली आप देखिए, जब एक एथलीट जो कि बहुत हाई जंप या लॉन्ग जंप ले रहा है और बहुत ऊंचाई से नीचे आ रहा है, तो वो क्या करता है, कूदता है जब नीचे की ओर, तो वहां पर गद्दे लगे होते हैं, फोम के गद्दे लगे होते हैं, या सैंड में कूदता है, हार्ड फ्लोर पे नहीं कूदता है। क्यों? एक आप कोई सॉफ्ट इस तरह का कोई कांच का टुकड़ा ले लीजिए, कोई एक बॉडी ले लीजिए, कोई एक वेसल ले लीजिए, उसे ऊपर से नीचे फ्लोर पे गिरा दीजिए, वो टूट जाएगी। लेकिन अगर किसी गद्दे पे गिराएं तो नहीं टूटेगी। क्यों? आप ऊपर से नीचे कूदें और किसी हार्ड फ्लोर पे गिर जाएं तो हाथ पैर टूट जाएंगे, चोट लग जाएगी। लेकिन अगर नीचे गद्दे बिछे हुए हैं या बालू हो भरी हुई, तो उसमें आप धंसते चले जाएंगे। क्या बोला? धंसते चले जाएंगे, चोट नहीं लगेगी या कम लगेगी। क्यों? सबका रीजन यही इंपल्स ऑफ फोर्स है। कैसे? देखिए, कोई पर्सन ऊपर से नीचे कूदा या एथलीट कूदा और नीचे हार्ड फ्लोर था, तो बहुत तेजी से आ रहा था, वो जैसे ही नीचे आएगा और टकराई गया उसकी बॉडी वहां पे, तो टकराते समय आने वाला चेंज इन मोमेंटम तो बहुत था, तो लगने वाला फोर्स बहुत था, इंपल्स बहुत ज्यादा थी फोर्स की, और ड्यूरेशन कम था क्योंकि तुरंत टकरा गया। क्योंकि हार्डनेस ऑफ फ्लोर ज्यादा थी, वो बिल्कुल रिजिड बॉडी थी, उस पर टकराया, तो ड्यूरेशन कम होने से इफेक्ट ऑफ फोर्स या इंपल्स ऑफ फोर्स बहुत ज्यादा क्रिएट होगा, क्योंकि फोर्स और टाइम इनवर्सली रिलेटेड हैं। तो लेस टाइम में ग्रेटर फोर्स क्रिएट होने से उसके पैरों में चोट लग जाएगी। लेकिन अगर नीचे गद्दा बिछा हुआ है, बालू है, तो वो उसमें अंदर चला जाएगा, धंसता चला जाएगा, क्योंकि गद्दा दब जाएगा। अब वो दबेगा तो नीचे तक आएगा, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम इंटरवल इंक्रीज एज बॉडी इज मूविंग इनसाइड द फोम। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम इंटरवल बढ़ गई, तो जो लगने वाला फोर्स है, इफेक्ट ऑफ फोर्स है, इंपल्स ऑफ फोर्स कम हो जाएगा, तो उसको चोट नहीं लगेगी या बहुत कम लगेगी। तो हमेशा इसलिए फोम लगा लिया जाता है हाई जंप या लॉन्ग जंप में कूदते समय, ताकि हमें चोट ना लगे। इन दिस वे आपने ये इंपल्स ऑफ फोर्स भी सीख लिया, और यहां पर आके न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का सेकंड लॉ खत्म होता है। थैंक यू।